323 बीसी से लेकर 185 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मगध में चला मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी, जिसमें हम बात कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के बारे में। चलिए हेडिंग लीजिए, नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज अशोका। मौर्य वंश का अगला शासक हुआ अशोक, जिसका शासनकाल माना जाता है 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक शासनकाल रहा अशोक का। सबसे पहली चीज सुधार करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए अशोक के नाम के बारे में जानकारी या इस शासक के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है, या अशोक के नाम का पता हमें किस अभिलेख से चलता है। तो दो अभिलेख याद रखेंगे, एक जो कहलाता है मास्की इंस्क्रिप्शन, एक कहलाता है मास्की अभिलेख, और एक कहलाता है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन या गुर्जरा अभिलेख। तो ऐसे दो इंस्क्रिप्शन हैं, ऐसे दो अभिलेख हैं जहां से हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। एक मास्की अभिलेख कहलाता है और एक कहलाता है गुर्जरा अभिलेख। देखिए ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। लेकिन ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स, ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ राधागुप्त। इसने राधागुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई। ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ राधागुप्त। इसने राधागुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई। एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, और ये मौर्य वंश का अगला शासक बना। एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, और ये मौर्य वंश का अगला शासक बना। लिखेंगे ही गॉट मैरिड टू महादेवी। अशोक ने महादेवी के साथ विवाह किया। ही गॉट मैरिड टू महादेवी, इसने महादेवी के साथ विवाह किया। हु वाज प्रिंसेस ऑफ उज्जैन, जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी। और ध्यान रखेंगे महादेवी से ही इसे एक पुत्र हुआ और एक पुत्री। और हम जानते हैं महादेवी से ही उत्पन्न हुए पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। राधागुप्त वाज द स्टूडेंट ऑफ चाणक्य, चाणक्य का शिष्य हुआ करता था राधागुप्त, जो अशोक का कंटेम्पररी था, जो अशोक का समकालीन था। उसी की मदद से इसने अपने भाइयों की हत्या करवाकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। एक और मैरिड महादेवी से महादेवी के साथ विवाह किया, जो कि उज्जैन या अवंती की राजकुमारी हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे इसी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था महेंद्र, और इसी से पुत्री हुई थी जिसका नाम था संघमित्रा। और ध्यान रखेंगे महेंद्र और संघमित्रा को ही तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। लिखेंगे अशोका सेंट बोथ ऑफ देम, अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। लिखेंगे अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हीं दोनों को भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हीं दोनों को भेजा था। अशोका सेंट बोथ ऑफ देम टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। इसके अलावा अशोका गॉट मैरिड विद कारुवाकी। अशोक ने कारुवाकी के साथ विवाह किया था। एंड शी वाज प्रिंसेस ऑफ कलिंग, ये कलिंग की राजकुमारी थी। जो आज उड़ीसा है, जो आज उड़ीसा है। सर चंद्रगुप्त किस रिलीजन से था? क्या मेरे भाई आपने क्लास अटेंड नहीं की थी? और यदि आपने क्लास अटेंड की थी तो आपको पता होना चाहिए, और कल की भी नहीं तो क्या जैनिज्म की क्लास अटेंड नहीं करी थी? हमने जैनिज्म में पढ़ा और हमने कल की क्लास में पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य बाहु के साथ जैन भिक्षुक बनकर राजा चला गया था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया था, जहां पर उसने संलेखन करके प्राप्त किए थे। ठीक है, अब आप ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मैं जवाब दूं, आपको टेंशन मिले। ठीक है, या फिर आप बाकी में कहते हैं कि ये बात कल भी करवाई गई थी, जैनिज्म में भी करवाई गई थी, और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि किस रिलीजन से था। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आप तो फिर भी नहीं पता सन्नाटा हो जाएंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? कल ही तो पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य, और कल उसने लास्ट में लिखा है संलेखन करने की वजह से सीता हुई थी, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गया था, किसके साथ? मध्य बाहु के साथ जैन भिक्षा लेकर गया था, जैन मोंग जैन भिक्षुक बनकर गया था। अब यदि कोई जैन भिक्षुक बन रहा है मेरे भाई, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किस धर्म का होगा? जैन धर्म का। यदि आने वाले समय में भैया आप मौलवी शौलवी बन गए तो क्या मुझे पूछने की जरूरत पड़ेगी कि आप किस धर्म के हैं? बताइए, ये तो अंडरस्टूड सी बात हो जाएगी, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन से पहले हिंदू थे क्या? हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अशोक के बारे में ऐसा माना गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म बनाने से पहले ये शैविज्म को माना करता था, ये शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था, और शिवलिंग की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं अशोक के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में सबसे पहले शिव की उपासना की, शिवलिंग पूजा किया करता था। उसके बाद कलिंग युग के बाद ये क्या बन गया? बौद्ध बन गया। और फिर जीवन के अंतिम समय में ये मानने लगा था इसको आजीविक संप्रदाय को, वही आजीविक संप्रदाय जिसे बिंदुसार माना करता था। हमने बात की थी जी। अशोक ने कारुवाकी के साथ विवाह किया। वैसे तो अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर केवल उनकी बात कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है या जिनसे संबंधित कोई सवाल पूछा जा सकता है। अशोक ने कारुवाकी के साथ विवाह किया था, जो कलिंग की राजकुमारी थी। ठीक है, और इतिहासकारों का कहना है कि कारुवाकी से ही अशोक का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था तिबर। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कारुवाकी से ही जन्म हुआ था कुणाल का। लेकिन ध्यान रखेंगे आधे इतिहासकारों ने कुणाल को कारुवाकी का ही पुत्र बताया है, लेकिन आधे इतिहासकार कहते हैं कि अशोक की एक और पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, और इसी पद्मावती से इसके एक और पुत्र जन्म हुआ था जिसका नाम था कुणाल। कुणाल का नाम इसे याद रखना है क्योंकि अशोक के मरने के बाद अशोक का उत्तराधिकारी, अशोक का सक्सेसर ही कौन बना था? कुणाल बना था। और फिर कुणाल का ही पुत्र अशोक का पुत्र जिसका नाम था दशरथ। ही वाज ग्रैंडसन ऑफ अशोक, अशोक का पुत्र था भाई। यहाँ पर 95% स्टूडेंट्स कमेंट करके सिर्फ वो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे जिनका आंसर उन्हें पहले से पता होता है, क्योंकि भाई जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वही तो सवाल पूछ सकते हैं, है ना? अब ज्यादातर चीजें तो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, तो वहां से सवाल कहां से बनेंगे? घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करी तो सवाल कहां से बनेंगे? है ना? लाइव क्लास अटेंड नहीं करी सबसे बड़ी बात, तो क्वेश्चन कहां से बनेंगे? यहाँ पर केवल स्टूडेंट वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उन्हें पहले से आता होता है। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले किसी जमाने में कोचिंग करी होगी, घर के आसपास किसी मोहल्ले में या कहीं भी या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उन्हें जो चीजें दिमाग में याद रहती हैं वो सवाल पूछ लेते हैं, है ना? अब जैसे लिखा राम के फादर दशरथ, अब बता तेरे जैसा नालायक बता, ये समझेगा मतलब दशरथ का मतलब एक ही चीज पता है, राम के पिता दशरथ। यदि आज यदि हमारा कोई मंत्री दशरथ नाम का आदमी बन जाए या फिर ओलंपिक में जाकर कोई दशरथ नाम का खिलाड़ी मेडल लिया था तो उसे भी राम का पिता बता देता। तो ध्यान रखिए अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल हुआ, और उसके बाद अशोक का ग्रैंडसन पुत्र जिसका नाम था दशरथ। इसके बाद लिखिए इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष। हम सब जानते हैं अशोक ने अपने शासनकाल में सिर्फ एक युद्ध लड़ा, और शासनकाल के 8वें वर्ष का मतलब है तब हो जाएगा 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व। और ध्यान रखेंगे 261 ईसा पूर्व में ही लड़ा गया कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध, जो आज
ओडिशा है वही प्राचीन काल में क्या कहलाता था? कलिंग कहलाता था। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष लड़ा था कलिंग युद्ध, कलिंग वॉर। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कलिंग युद्ध से संबंधित, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला सवाल बनेगा कि बताइए जब कलिंग युद्ध लड़ा गया था तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ध्यान रखिए उस समय कलिंग की राजधानी तोशाली या तूसली हुआ करती थी। उस समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोशाली या तूसली। आपसे पूछेंगे बट वॉज द रीजन बिहाइंड कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध के पीछे कारण क्या था, कलिंग युद्ध का रीजन क्या था? और ध्यान रखेंगे चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कलिंग है वो अपने हाथियों के लिए बेहद प्रसिद्ध हुआ करता था। कलिंग वाज फेमस फॉर इट्स एलिफेंट्स, वो अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अशोक ने कलिंग के राजा से कुछ हाथियों की मांग की थी, कुछ एलिफेंट्स मांग लिए थे, और जिन एलिफेंट्स को देने से, हाथियों को देने से वहां के शासक ने मना कर दिया था। ये कारण था जिसकी वजह से अशोक का अटैक कलिंग, लिखेंगे अशोक का अटैक कलिंग टू गेट एलिफेंट्स, लिख सकते हैं अशोक ने कलिंग पर हाथी प्राप्ति के लिए या हाथी प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था, टू गेट एलिफेंट्स फ्रॉम कलिंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ड्यूरिंग कलिंग वॉर, जब कलिंग युद्ध लड़ा गया दैट टाइम हु वाज द रूलर ऑफ कलिंग, उस समय कलिंग का शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे दैट टाइम द रूलर ऑफ कलिंग वाज नंदराज। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था, और नंदराज ही उस समय कलिंग का शासक था। इस बात की जानकारी हमें एक इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कहलाता है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, जो कहलाता है हाथी गुफा अभिलेख, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख। और ध्यान रखेंगे ये जो एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन था, हाथी गुफा अभिलेख था, इसको लिखवाया किसके द्वारा गया था? एक रूलर जिसका नाम था खारवेल। खारवेल नामक शासक के द्वारा लिखवाया गया था एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक था। ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कलिंग पर अटैक किया गया था और कलिंग को नष्ट कर दिया गया था, तो लंबे समय के बाद कलिंग में एक वंश चला, कलिंग डायनेस्टी जो कहलाती थी चेदी डायनेस्टी, चेदी वंश। और इसी चेदी डायनेस्टी या चेदी वंश का ही सबसे महान शासक हुआ करता था खारवेल, और खारवेल ने ही लिखवाया था एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन या हाथी गुफा अभिलेख। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? ऑप्शन में नंदराज भी लिखा होगा और ऑप्शन में खारवेल भी लिखा होगा। तो जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इंस्क्रिप्शन किसका था और शासक कौन था। तो ध्यान रखेंगे शासक था नंदराज, शासक था नंदराज, लेकिन उस समय उसके बाद हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? खारवेल ने लिखवाया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे आफ्टर कलिंग वॉर, लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद, आफ्टर कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध के बाद अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। दो सवाल बनेंगे, सबसे पहला कलिंग युद्ध के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन किसने किया, यानी कि अशोक को बुद्धिस्ट किसने बनाया? तो ध्यान रखेंगे एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था मोगली पुत्ततिस, नाम याद कीजिए, ये वही नाम है जो हमने तीसरी बौद्ध महासंगीति में भी पढ़ा था। अशोक ने ही तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था, और ध्यान रखेंगे उसी की अपेक्षा मोगली पुत्ततिस के द्वारा की गई थी, और मोगली पुत्ततिस ने ही अशोक का धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन दूसरा सवाल यदि आपसे पूछे कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसने दी थी, तो ध्यान रखेंगे या तो ऑप्शन में मिलेगा उपगुप्त, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। और यदि उपगुप्त ऑप्शन में ना मिले तो भाई अलग अलग ग्रंथों में अलग बात लिखते हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसा मानते हैं कि अशोक के बड़े भाई सुसीम का ही एक 4 वर्षीय पुत्र जिसका नाम निग्रोध था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो ये तो डेफिनेटली बात है, दोनों तो ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनमें से एक जरूर मिलेगा। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले थे उपगुप्त या निग्रोध। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था और निग्रोध को अशोक के बड़े भाई सुसीम का पुत्र माना गया, यानी कि वो अशोक का भतीजा हुआ करता था। अगला पॉइंट लिखेंगे इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड अशोक विजिटेड बोध गया, इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड अशोक विजिटेड बोध गया। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अलार कलाम को लिख के आया, पहले तो देख ले अलार कलाम है, पता नहीं अलार कलाम लिख कर रहा है, रिचेक को ये लिख कर भाई वो अलार कलाम है जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। सिद्धार्थ के गुरु कहते थे अलार कलाम। सिद्धार्थ ने महाज्ञान प्राप्ति से पहले दो लोगों को अपना गुरु बनाया था, एक से सांख्य दर्शन सीखा था और एक से योग दर्शन, एक अलार कलाम और एक रुद्र रामपुत्र। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया किया था कि, और लिखेंगे इन द 20th ईयर, और शासनकाल के 20वें वर्ष, एंड इन द 20th ईयर, और शासनकाल के 20वें वर्ष लिखेंगे इवेंट टू लुम्बिनी, इसने लुम्बिनी की यात्रा की, और शासनकाल के 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की, या ये लुम्बिनी गया। और लुम्बिनी को हम जानते हैं क्योंकि लुम्बिनी तो जन्मस्थली है, सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध का जन्म ही कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के नेपाल, सॉरी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, इसलिए शासनकाल के 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। लिखेंगे ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया, ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया, ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री, इसने लुम्बिनी को कर मुक्त किया। और ध्यान रखेंगे इस बात की जानकारी लिखेंगे दैट इज डिस्क्राइब्ड इन रोमन डेई पिलर एडिक्ट, और लिखेंगे इस बात का उल्लेख या इस बात की जानकारी रोमन डेई स्तंभ लेख से चलती है, इस बात की जानकारी रोमन डेई स्तंभ लेख से मिलती है, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन रोमन डेई पिलर एडिक्ट। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड अपने शासनकाल में अशोक ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र, अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। अपने शासनकाल में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया, ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन हिज रूलिंग पीरियड। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? लिखेंगे अशोक एडेड थर्ड पिटका इन बुद्धिज्म, अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा था, अशोक एडेड थर्ड पिटक इन बुद्धिज्म, अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा। और हम सब जानते हैं जो कि क्या कहलाता था? लिखेंगे अभिधम्म पिटक, जो कि कहलाता है अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक में लिखा क्या था? लिखेंगे इट हैड द बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क्स कंटेम्परेरी टू अशोक, इसमें अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी थी। इट हैड द बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क्स, इट हैड द बायोग्राफीज ऑफ मॉन्क्स कंटेम्परेरी टू अशोक, इसमें अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियां थी। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अशोक फाउंडेड अ सिटी नेम्ड श्रीनगर, अशोक के द्वारा ही श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की गई, अशोक के द्वारा ही श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की गई। अशोक फाउंडेड अ सिटी नेम्ड श्रीनगर। लिखेंगे ही वाज फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, ही वाज फर्स्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री हु बिल्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करने वाला ये इतिहास का प्रथम शासक था।
ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु बिल्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला ये प्रथम शासक था। लेकिन ये also prohibited animal sacrifices, इसने पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाया था। He also prohibited animal sacrifices, इसने पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाया था। He also prohibited animal sacrifice, इसने पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा लिखेंगे अशोका बिल्ट सांची स्तूप एंड धर्मिक स्तूप इन हिज रूलिंग पीरियड। अशोक के द्वारा ही भारत का सबसे बड़ा स्तूप बनाया गया था और हम सब जानते हैं जो कहलाता है सांची का स्तूप, जो कि कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और यदि धर्मिक स्तूप की बात करें तो धर्मिक स्तूप कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में। इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में लिखेंगे अशोका डोनेटेड बराबर केव्स टू आजीवकास। अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी। अशोका डोनेटेड बराबर केव्स टू आजीवकास। अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में दी। और बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान में देने से ही हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस धर्म को मानना शुरू कर दिया था। शायद आजीवक संप्रदाय को ही मानना शुरू कर दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में कुल 3 धर्मों का पालन किया। पहले शैविज्म, पहले शैव धर्म, उसके बाद बुद्धिज्म और जीवन के अंतिम समय में आजीविका सेक्ट या आजीवक संप्रदाय। तो मैंने आपको बताया अशोक का उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुणाल हुआ था और कुणाल के बाद इसका पौत्र हुआ था दशरथ। लेकिन आपसे पूछेंगे हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो क्या कहेंगे? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। और इसी बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करता था जो कि ब्राह्मण था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसी पुष्यमित्र शुंग ने इसी बृहद्रथ की हत्या करके मगध में भारत के सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना की, जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं, जिसे हम शुंगा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद लिखिए स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका। स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका या अशोक के शिलालेख। लिखेंगे स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका या अशोक के शिलालेख। या तो आपको शिलालेख का नंबर देकर पूछेंगे अशोक ने इसमें क्या लिखा है, या फिर लिखित बाद आपको क्वेश्चन देकर पूछेंगे कि ये अशोक के किस शिलालेख में है। इस तरीके से याद करना है। अशोक के 14 शिलालेख हैं, आप जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट लिखेंगे सिर्फ। सबसे पहले लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 1 या प्रथम शिलालेख। लिखिए स्टोन एडिक्ट 1 या प्रथम शिलालेख। सबसे पहले होता है स्टोन एडिक्ट 1 प्रथम शिलालेख, जिसमें क्या लिखा है लिखेंगे सबसे पहले। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, पशु बलि पर प्रतिबंध। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस या पशु बलि पर प्रतिबंध। और दूसरा लिखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण। दूसरा लिखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण। नेक्स्ट अगला लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 2। स्टोन एडिक्ट 2 या दूसरा शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 2 या दूसरा शिलालेख। लिखेंगे इसमें लिखा है वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजंस, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजंस, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। और दूसरा ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिकल साइंस, मानव एवं पशु चिकित्सा। ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिकल साइंस, मानव एवं पशु चिकित्सा। इसके बाद लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 3 तीसरा शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 3 या तीसरा शिलालेख। इसमें है लिखेंगे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को सम्मान। रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स। रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स या ब्राह्मणों को सम्मान। और लिखेंगे एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एवं महामात्यों की नियुक्ति। एवं महामात्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट फोर्थ लिखना है, अगला लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 5 पांचवां शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 5 या पांचवां शिलालेख। लिखेंगे इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म मिनिस्टर्स, धर्म मात्यों की नियुक्ति। मंत्रियों को मात्य कहा जाता था, प्रधानमंत्री को महामात्य कहा जाता था। स्टोन एडिक्ट 5 में अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म मिनिस्टर्स या धर्म मात्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट अगला लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 7 सातवां शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 7 या सातवां शिलालेख। ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट ऑफ अशोका, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। दैट इज लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट ऑफ अशोका, यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। और लिखेंगे इसमें है कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, इसमें है मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। नेक्स्ट अगला लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 11। स्टोन एडिक्ट 11 11वां शिलालेख। लिखेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्म विक्ट्रीज ऑफ अशोका, अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्म विक्ट्रीज ऑफ अशोका। अगला द मोस्ट इंपोर्टेंट वन लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 13 13वां शिलालेख। इंपोर्टेंट मार्क लीजिएगा, स्टोन एडिक्ट 13 13वां शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 13 इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, इंपोर्टेंट है। और इसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध का वर्णन। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध का वर्णन। लास्ट स्टोन एडिक्ट 14 14वां शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 14 या 14वां शिलालेख। लिखेंगे इसमें इंस्पिरेशन टू लिव, इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा।
इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा। इसके बाद लिखेंगे पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के स्तंभलेख, पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। सबसे पहले लिखेंगे टोपरा पिलर, लिखेंगे टोपरा स्तंभ। सबसे पहले लिखिए टोपरा पिलर, टोपरा स्तंभ। लिखेंगे दैट वाज फाउंड फ्रॉम अंबाला, हरियाणा, बट शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। ये हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा लिखेंगे मेरठ पिलर, लिखेंगे दैट वाज फाउंड फ्रॉम मेरठ। दैट वाज फाउंड फ्रॉम मेरठ, ये मेरठ से प्राप्त हुआ। एंड दैट वाज आल्सो शिफ्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक टू दिल्ली, इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ये दोनों के दोनों पिलर्स जहां से प्राप्त हुए थे वहां पर नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित कर दिए गए हैं दिल्ली। अगला लिखिए इलाहाबाद पिलर, अगला लिखेंगे इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद स्तंभ। लिखेंगे दैट वाज फाउंड फ्रॉम कौशाम्बी, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। दैट वाज फाउंड फ्रॉम कौशाम्बी, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। एंड वाज शिफ्टेड इन इलाहाबाद फोर्ट बाय अकबर, अकबर के शासनकाल में इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया गया। और ये संबंधित भी 3 शासकों से है। इसे सबसे पहले अशोक ने लिखवाया, फिर गुप्ता पीरियड में इसे समुद्रगुप्त ने लिखवाया, और फिर अपने राज्याभिषेक के बारे में इसमें मुगल एम्पर जहांगीर ने लिखवाया। ये 3 शासकों से संबंधित है। अगला सारनाथ पिलर, अगला होता है सारनाथ पिलर या सारनाथ स्तंभ। इसी फेमस है, हम सब जानते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक एम्बलम या अशोक इलाट, वो लिया ही कहां से गया है? सारनाथ पिलर से या सारनाथ स्तंभ से। नेक्स्ट अगला होता है लौरिया नंदनगढ़, पिलर, जो कि बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। अगला होता है रामपुरवा पिलर या रामपुर स्तंभ, ये भी बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। और लिख सकते हैं सांची पिलर, सांची स्तंभ। एक है सांची पिलर या सांची स्तंभ, और ध्यान रखेंगे जो सांची पिलर है वो अब नष्ट हो चुका है। तो ये वो है जो अशोक के मेजर स्टोन एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स कहलाते हैं, स्तंभलेख कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया मौर्य वंश का अंतिम शासक बलिभद्र हुआ, और बलिभद्र की हत्या करके मौर्य वंश के बाद एक और वंश की स्थापना हुई जो भारत का पहला ब्राह्मण वंश कहलाता है। और आप जानते हैं जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो यहीं से शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल। चलिए आज की कहानी वहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, और आप जानते हैं मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के आगे की कहानी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।